हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग का अगला लेक्चर। अभी तक हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो आपके साथ चर्चा किया है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप डीड और अन्य जो कॉन्सेप्ट है गुडविल और गुडविल का जो मेथड है वैल्यूएशन करने का। फिर पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उससे बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ पीएसआर चेंज होगा तो पीएसआर चेंज होने की वजह से नया पीएसआर चाहिए, गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और जितने भी रिजर्व्स, सरप्लस, एक्युमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट है उनका ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये चीज़ें हमने भी अभी तक डिस्कस की पिछले क्लास में। एडमिशन के में भी हमने चर्चा कर लिया है। एडमिशन में पिछले क्लास में हम लोग लास्ट में चर्चा कर रहे थे कि जब एक पार्टनर का एक फर्म में एडमिशन होता है तो क्या क्या उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करने होते हैं, उन सब पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जिसमें कि सबसे पहला हमारा स्टेप था कि न्यू पीएसआर इसमें कैलकुलेट करते हैं। कुछ हमने होमवर्क भी आपको दिया था कि न्यू पीएसआर आप कैलकुलेट करके आइएगा। 3 शायद प्रश्न थे, 3 या 2 के लगभग, तो आप सबने सॉल्व कर लिया है। उसमें कोई डाउट है कहीं पर किसी को आप पूछ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में यही चीज अभी हम बता रहे थे। तो न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने का मेथड पिछला क्लास में बता चुके हैं। होमवर्क जो दिए थे उसमें किसी को डाउट है, कहीं पर कुछ पूछना है? नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यू पीएसआर कैलकुलेट कैसे करते हैं? ओल्ड पीएसआर माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी सेम होगा एज प्रीवियस, मतलब कि चेंज इन पीएसआर की वजह से जो हमने एडजस्टमेंट किया था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर उसमें या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या फिर रिवैल्यूएशन लॉस होगा। उसको ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड पीएसआर में डिवाइड कर देते हैं, वही है इसमें। फिर ट्रीटमेंट रिजर्व का ये भी सेम है, प्रीवियस के जैसा होगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेम होगा। हाँ, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा यहाँ पर हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब पार्टनर एडमिशन होता है। दो हमने एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व किया था। तो जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है, जैसे कि मान लीजिए 2 पार्टनर है फर्म में पहले से और एक नया पार्टनर सी, मान लीजिए ए और बी पहले से 2 पार्टनर हैं, सी का एडमिशन होता है 1 अप्रैल 2021 को। तो उस डेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो सकता है गुडविल दिख रहा हो, गुडविल एक एसेट है तो एसेट साइड में दिखेगा। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि गुडविल व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? तो ये दोनों का एडजस्टमेंट हम लोग किससे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट विल हैव द राइट ऑफ, जैसे कि कल हम पिछला क्लास में बैलेंस शीट बनाकर भी हमने दिखाया था। मान लीजिए बैलेंस शीट है, एसेट साइड में गुडविल दिखेगा, मान लीजिए आपका 10,000 दिख रहा है। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से पहले, नया पार्टनर एडमिट होने से पहले की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी पहले से गुडविल है, जैसे कि 31 मार्च को ये आपको दिखेगा, क्योंकि अब नया पार्टनर तो 1 अप्रैल को आ रहा है, तो उससे पहले 2 पार्टनर होंगे ए और बी। तो 31 मार्च को बुक्स ऑफ ओल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखिए, नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने से पहले कि गुडविल है, अगर है तो उसे पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पीएसआर में डिवाइड कर दीजिए।
गुडविल अकाउंट देखिए यहां पर दिख रहा है 31 मार्च को। तो हमने क्या किया, ये 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में, क्योंकि गुडविल अकाउंट एक डेबिट बैलेंस होता है, तो यहां पर देखिए रूल ये है कि जितने भी पहले से गुडविल होता है ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्रिएट किया हुआ, उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो ये डेबिट था, तब इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ध्यान रखिएगा यहां पर भी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो में आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि ओल्ड पार्टनर जो भी क्रिएट करेगा तो ओल्ड पार्टनर को ही बेनिफिट उसका मिलना चाहिए। तो ये ओल्ड पार्टनर का क्रिएट किया हुआ गुडविल है, तो ओल्ड पार्टनर को बेनिफिट मिले। तो यहां पर क्या न्यू रेशियो में डिवाइड करेगी या फिर ओल्ड रेशियो में? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, चूंकि ये ओल्ड पार्टनर का है तो ओल्ड पीएसआर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये पहला काम हुआ हमारा। दूसरा ये हो सकता है when the new goodwill does not bring his share of goodwill premium in cash। क्लियर है? when the new goodwill does bring his share of goodwill या प्रीमियम इन कैश। जैसे देखिएगा कोई नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो प्रश्न में दिया रहता है कि पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, तो कुछ पार्टनर यहां पर गेन करेंगे, कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। वही याद कीजिए जो पीएसआर जब चेंज होता था वहां पर भी वही हमने जनरल एंट्री पास करवाया था, ये सेम होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो पार्टनर गेन करेगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। दूसरा इसमें था कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। तो पहला जनरल एंट्री तो नहीं होगा, इसका मतलब ये सीधा सा हुआ कि जब पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो ओल्ड बैलेंस शीट में, ध्यान रखिएगा ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रहा है, गुडविल नहीं है, गुडविल नील है। तो जब गुडविल नील होगा तो जनरल एंट्री पहला का तो होगा ही नहीं। जब गुडविल अगर नहीं रहेगा तो जनरल एंट्री तो होगा ही नहीं। यहां पर देखिए गुडविल था 10,000, तब नहीं यहां पर हमने जनरल एंट्री पास किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट विल हैव टू रिटेन ऑफ। यहां पर गुडविल है ही नहीं तो इसका एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। हाँ, नया पार्टनर आएगा तो गुडविल लेके आएगा तो सेम जनरल एंट्री होगा एज प्रीवियस। क्लियर है? अब यहां पर बोलिएगा सर कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां पर दिया हुआ है कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, सीधा सा है। पहले वाले केस में भी था यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां पर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि अगर एक पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसे किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ध्यान रखिएगा जनरल एंट्री गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है यहां सभी को? ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब। अभी क्लियर है सभी को? अभी क्लियर है संगीता? अभी आपको और कि नहीं कोई प्रॉब्लम है?
ओके चलिए, तो एडमिशन का जितना भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर रिटायरमेंट और डेथ को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। एक फर्म में मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, ए बी सी, तीन पार्टनर हैं। मान लीजिए यहाँ पर बी का ये रिटायर करता है या फिर इसका डेथ हो जाता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इनका ओल्ड पीएसआर जो है 1:2:3 है, मतलब कि पार्टनर डेथ के समय या डेथ से पहले का जो रेशियो है वो 1:2:3 है। जब मान लीजिए बी रिटायर होगा तो यहां पर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करना होगा। बिल्कुल ये दिख भी रहा है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए डेथ कर जाता है या फिर रिटायर हो जाता है तो अब फर्म में कितने पार्टनर बचेंगे? 2, ए और सी। ये दोनों मिलकर अब फर्म को चलाएंगे। तो अगर ये दोनों फर्म को मिलकर चलाएंगे तो सबसे पहले तो हमें ये पहले ये रेशियो था 3 पार्टनर के लिए, अब 2 पार्टनर के लिए रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना होगा। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम लोग फिर यहां पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होगा। ओके, तो यहां पर पार्टनर्स जो था वो रिटायर या डेथ कर रहा है, तो अब जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे वो फर्म को चलाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक और केस इसमें हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये तो हमने ये केस लेके आधार पर चल रहे हैं कि फर्म कंटिन्यू कर रहा है। डेथ या रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि फर्म बंद हो जाए। तो फर्म अगर बंद हो जाएगा तो ये सारे एडजस्टमेंट हमको करने ही नहीं पड़ेंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि एक फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? एक फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, तभी वो फर्म चल सकता है। मान लीजिए पहले से ही 2 पार्टनर ही थे, ए और बी ही थे और कोई पार्टनर नहीं था, बी का डेथ हो गया तो ये फर्म को कंटिन्यू कर सकता है। तो लीगल वे से अब इसको बंद करना पड़ेगा फर्म को। ये चाह कर भी अब इसको कंटिन्यू कर नहीं सकता है। हाँ, कोई पार्टनर अगर साथ में लाकर चलाना चाहता है तो वो अलग है, लेकिन वो सिंगल एक फर्म को नहीं चला सकता क्योंकि मिनिमम 2 पार्टनर होनी चाहिए। क्लियर है? हम लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं कि फर्म कंटिन्यू कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को पार्टनर डेथ हो गया या रिटायर हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे उनके लिए न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना होगा कि आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन किया जाएगा एसेट्स लायबिलिटीज का, जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ट्रीटमेंट किया जाएगा रिजर्व का, वैल्यूएशन का गुड जो किया जाएगा गुडविल का, और इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर अगर जब पार्टनर डेथ या रिटायर हो रहा है तो वो फर्म छोड़कर जा रहा है, बी यहां पर या बी का यहां डेथ हो गया, रिटायर हो गया, तो जब एक फर्म को ये छोड़कर जा रहा है तो इसका जितना भी हिस्सा होगा, हिस्सा मतलब समझते हैं हिस्सेदारी, जितना इसने फर्म में कैपिटल लगाया, जितना प्रॉफिट का भाग गया है, मतलब जितना करंट इसके कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, 20 के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जितना भी फंड है वो सारा देकर इसको विदा करना होगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो एक यहाँ पर नया एडजस्टमेंट आपको करना होगा। और फिर इसमें एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती है जो फर्म इन सारे पार्टनर्स के नाम पर लेती है। क्योंकि अब एक पार्टनर जा रहा है तो ये फर्म जो जेएलपी उसका सरेंडर करना होगा, तो उसका फिर एक सरेंडर वैल्यू मिलता है। ये क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इनमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है पहला कि न्यू पीएसआर, ये पूरा पढ़ना होगा।
ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले हम पढ़े सेम यही होगा, यहाँ पर कोई नया नहीं होगा। और गुडविल का वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट सेम, जो प्रीवियस था सेम रहेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर नया 3 चीजें हम लोग को पढ़ना होगा। एक न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना, फिर जो पार्टनर रिटायर या डेथ हुआ तो उसके जितने भी हिस्सेदारी है, कंट्रीब्यूशन है ऑफ शेयर से, उसको देना है, और एक जीएलपी का एडजस्टमेंट करना होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए कि न्यू पीएसआर यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहां पर 3 पार्टनर थे, ए बी सी, 3 पार्टनर थे। अब यहां पर देखिएगा इनका जो रेशियो था 1:2:3 था। ये अपने फर्म को चला रहे थे। बी का यहां पर डेथ हो जाता है, तो जो इसका शेयर्स था, शेयर्स इसका कितना था 2/6, 2/6 है। तो इसका जो शेयर्स है, अब इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? अब ये फर्म में नहीं है, अब ए और सी ही फर्म को चलाएंगे। तो जो शेयर्स पहले बी को भी मिलता था, अब वो शेयर्स ए को मिलेगा और सी को मिलेगा। मतलब कि ए और सी यहां पर गेन कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक पार्टनर जब रिटायर हो रहा है या फिर इसका डेथ हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा पहले मान लीजिए 100 रुपया था, 100 रुपया में कुछ हिस्सा ए को मिलता था, बी को मिलता था, सी को मिलता था। अब जो बी को मान लीजिए बी को हिस्सा मिलता था 30 रुपया, तो अब ये 30 रुपया ए और सी को ही नहीं मिलेगा, जो बच गया, जो बच गए पार्टनर वही। तो यहां पर देखिएगा ए और सी यहां पर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो गेन समझ रहे हैं यहां पर ना, गेन हो रहा है यहां पर। जबकि एडमिशन हो रहा था तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, जबकि यहां पर रिटायरमेंट या डेथ के केस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं। तो यहां पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का एक सीधा सा फॉर्मूला यहां पर हमें मिल गया कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू, इनका जो ए का जो ओल्ड रेशियो है वो तो रहेगा ही, प्लस गेनिंग रेशियो। अब ये गेनिंग रेशियो कैसे आया समझ गए? ओल्ड रेशियो मतलब जो पार्टनर यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं, ए कंटिन्यू कर रहा है, सी कंटिन्यू कर रहा है, तो इनका पहले का अपना शेयर्स होगा, तो ओल्ड रेशियो, प्लस ये बी जो रिटायर हो रहा है इससे गेन करेंगे, दोनों गेन करेंगे, कुछ हिस्सा ए को मिलेगा और कुछ हिस्सा सी को। तो इसलिए हमने यहां पर सीधा फॉर्मूला लिख दिया, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। बहुत सारे स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं, तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो की अभी यहां पर डिफाइन किया गया, गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब यहां पर एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, उससे पहले 2 पॉइंट यहां पर देख लीजिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस। देखिएगा एग्जाम में क्या होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया रहता है, या फिर हो सकता है कि नहीं दिया हो, न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया रहता है, तो वहां पर कोई जरूरत नहीं है। इट विल बी एज्यूम दैट रिमेनिंग पार्टनर कुड गेन इन द ओल्ड रेशियो। जैसे कि यहां पर एक फार्मूला हमने लिखा कि ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, तो सवाल उठता है कि गेनिंग रेशियो तो हम समझ रहे हैं कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उनसे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो रहा है उसके बारे में, तो गेनिंग रेशियो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो 2 तरीका है, प्रश्न जब आप सोल्व कीजिएगा तो 2 चीजें वहां पर आपको मिलेगी। या तो प्रश्न में डायरेक्ट लिख देगा कि ए के लिए गेनिंग रेशियो इतना है और बी के लिए, मतलब बी यहां पर लिख दिए, ए जो गेन करेगा बी से वो इतना हिस्सेदारी है, और सी जो गेन करेगा उसकी इतनी हिस्सेदारी है। तो एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया प्रश्न में, तो आप इसको सॉल्व कर लिया आसानी से, यहां पर पुट कर दीजिए डायरेक्ट। अगर कभी कभी ये होता है कि प्रश्न में दिया ही नहीं है कि गेनिंग रेशियो कितना है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो जो इनका ओल्ड पीएसआर होगा, ओल्ड पीएसआर यहां पर लिखिए, ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मानना है।
और दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट है, इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो। क्लियर है? अब यहां पर देखिए एग्जांपल से अब समझते हैं इसको। 3 पार्टनर थे ए बी सी, जो इनका रेशियो था 2:1 था, मतलब कि जब ये तीनों पार्टनर थे तो उनका जो पीएसआर था 2:1 है। अब यहां पर बी रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है तो यहां पर सीधा प्रश्न लिख दिया है कि कैलकुलेट न्यू पीएसआर, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। 3 पार्टनर एक फर्म को चला रहे थे, बी रिटायर हो रहा है, न्यू पीएसआर कैलकुलेट कीजिए। रिटायर या डेथ कुछ भी हो सकता है, पार्टनर जा रहा है तो है फर्म छोड़कर। हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो हमने फार्मूला बताया है उसको ध्यान में रखिए। फार्मूला हमने क्या बताया था कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहां पर न्यू रेशियो किसका किसका कैलकुलेट करना है, ए और सी का, क्योंकि यहां पर तो बी रिटायर हो रहा है तो ए का हमको चाहिए और सी का चाहिए। तो हमने यहां पर नोट कर लिया ए और सी के लिए। ओल्ड रेशियो तो यहां पर दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो यहां पर देखिए 2:1 है। अब यहां पर गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, यहां तो दिया ही नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखिए यहां पर, अगर प्रश्न में गेनिंग रेशियो नहीं है तो जो ओल्ड पीएसआर होगा वही गेनिंग रेशियो माना जाएगा। तो ओल्ड पीएसआर 2:1 है, तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, गेन कौन कर रहा है, ए और सी, ए और सी। गेनिंग रेशियो को ओल्ड पीएसआर भी बोल दिया जाता है तो वहां पर कंफ्यूज होता है, तो यहां पर ध्यान रखिए गेनिंग रेशियो ए और सी का कितना हो जाएगा 2:1। 2:1 कैसे आया समझ गए? अब आपको कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेट कर लेना है। तो हम देखिए यहां पर न्यू पीएसआर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ए का सबसे पहले। तो ओल्ड रेशियो ए का कितना था 2/5, तो हमने 2/5 यहां पर लिख लिया। अब यहां पर गेनिंग रेशियो देखिएगा, गेनिंग रेशियो हम लोग मान के चले हैं कि जो ओल्ड रेशियो वही गेनिंग रेशियो 2:1 में के रूप में गेन कर रहे हैं। कौन गेन कर रहा है, ए और सी। तो पिछला क्लास का याद कीजिए कि सेक्रीफाइस जब हम लोग निकाल रहे थे कि मान लीजिए जब पार्टनर का एडमिशन होता था तो ए और बी, मान लीजिए सी का एडमिशन हो रहा है तो ए को जितना शेयर्स मिलता था उसमें से कुछ हिस्सा सी को मिलता था और बी को अपने शेयर्स में से कुछ हिस्सा सी को देता था। वही चीज अब यहां उल्टा होगा, यहां पर बी रिटायर हो रहा है, ए और बी दो पार्टनर, सॉरी एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन हुए, ए और सी। बी रिटायर हो रहा है तो ए का जितना हिस्सा है उसी में ऐड होगा बी से जो इसको हिस्सा मिल रहा है। तो गेनिंग रेशियो यहां पर देख लिए क्या हो गया 2/5। ये 2/5 कहां से आया, तो ए का जो रेशियो है, ए को जो शेयर्स है अपने पास 2/5 है और इसको गेन कितना से कर रहा है, मतलब बी से, जो बी रिटायर हो रहा है उससे कितना मिल रहा है 2/5 मिल रहा है, सॉरी 2/3, क्योंकि हमने यहां पर गेनिंग रेशियो कितना माना है 2:1 माना है, तो 2/3 मिल रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 10/15 आएगा। अब बी को, सॉरी सी का, सी एग्जिस्टिंग कर रहा है तो इसका देखिए ओल्ड कितना है, ओल्ड रेशियो 1/5। अब गेनिंग रेशियो हमको चाहिए तो गेनिंग रेशियो जितना इसके पास शेयर्स है, शेयर्स इसके पास कितना है 1/5 होगा, ये 1/5 है इनटू इसको सी से कितना मिल रहा है 1/3 मिल रहा है। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/15 आएगा। अब यहां पर न्यू रेशियो हम लोग को पता चल गया 10:5, डिनोमिनेटर सेम है तो 10:5, तो मतलब कि ए और सी जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं उनका न्यू पीएसआर होगा 2:1। 2:1 न्यू रेशियो होगा। अब इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। सारा क्लियर है? एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आगे हम होमवर्क भी देंगे तो आपको उसको सॉल्व करना ही है, इसको भी समझ लीजिए।
और कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो पूछ लीजिए यहां पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न एक आता है यहां से, चाहे वो एडमिशन के समय पूछा जाए या फिर रिटायरमेंट या डेथ के समय पूछा जाए, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने का एक निश्चित रूप से आता ही है। अब कुछ और एग्जांपल है यहां पर देखिए, ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इसका 7:4:3 है। बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर, नाउ द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, A and C will continue to share profit and losses in the ratio of 7:3 respectively. However, their absolute share will go up. New share will be 7/10 and 3/10. क्लियर है? और प्रीवियसली इनका जो शेयर्स था वो 7/14 था और 3/14 था। क्लियर है? एग्जाम्पल 2 है यहां पर, इफ द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट एमंग देमसेल्फ द शेयर लेफ्ट बाय द रिटायरिंग पार्टनर। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पहले एग्जाम्पल का ही दूसरा एग्जाम्पल कंटिन्यू किया, इसमें तो सीधा बोल दिया था कि एग्रीमेंट है ही नहीं, तो जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे तो वो 7:10 में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायर कौन कर रहा है? बी रिटायर कर रहा है, यहां पर देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है। अब उन्होंने डिसाइड किया, जो लेफ्ट पार्टनर बचे उन्होंने डिसाइड किया कि जो शेयर लेफ्ट किया गया है बाय रिटायरिंग पार्टनर इन द डिफरेंट रेशियो, द रिलेटिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर विल आल्सो चेंज। सपोज A and C agreed that 1/2 of B share added to A shares। देखिए यहां पर गेन कैसे हो रहा है, A, B और C तीन पार्टनर थे, B यहां पर रिटायर हो रहा है। डिसीजन ये हुआ कि B जो रिटायर होगा उसमें से हाफ शेयर्स A को मिलेगा। A and C agrees that 1/2 of B shares to be should share B added to A shares and other half of B shares added to C shares। अब यहां पर न्यू शेयर कैलकुलेट कीजिए, न्यू पीएसआर कैलकुलेट कीजिए, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? फार्मूला याद कीजिए, क्या हमने लिखवाया था, ये समझ गए ना कि कैसे प्रश्न था, वो प्रश्न को ही हमने समझाया बस। अब यहां पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग का क्या स्टेप रहेगा, प्रश्न पढ़े, प्रश्न समझना है और सीधा फार्मूला लिख देना है कि न्यू पीएसआर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अब देखिए यहां पर रिमेनिंग कौन पार्टनर बच रहा है, न्यू शेयर किनका निकालना है, ए का और सी का। अब देखिए यहां पर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ओल्ड शेयर कितना हुआ, 7:4:3 था ओल्ड शेयर्स, तो ए का ओल्ड कितना होगा, 7/14। 7/14 कहां से आया था, समझ रहे हैं, 7 + 4 11 और 3 13, तो 14 आया। और अब यहां पर ये ओल्ड शेयर पता चल गया। अब देखिए यहां पर गेनिंग शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रश्न में गेनिंग शेयर के लिए बोल दिया है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर्स ए को हाफ मिलेगा, बी शेयर्स टू बी एडेड टू ए शेयर्स 1.5 और उसी तरह अदर हाफ 20 को मिल रहा है। तो ऑलरेडी ए के पास कितना शेयर्स है,
7/14 और बी जो रिटायर हो रहा है उससे कितना मिलेगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा, एलसीएम लिखे। अब इस तरह सी का हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, सी का तो ओल्ड इसका देखिए कितना है सी का, तो 3/14 प्लस 3/14 एक मिनट, एक मिनट, जो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसमें एक चीज यहां पर मिस्टेक हो रहा है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कैलकुलेट करते वक्त। जो एक्चुअली गेनिंग रेशियो में एक चीज ध्यान रखना है कि गेनिंग रेशियो भी हमने बताया था कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उनसे जो मिल रहा है, तो रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर यहां पर बी हो रहा है ना, तो बी के रेशियो को यहां पर कंसीडर करते हैं, तो ये 4/14 ही होगा। और इसका हाफ मिल रहा है ए को और फिर इसका हाफ मिल रहा है सी को, तो वो चीज यहां पर मिस्टेक हो रहा था। तो 4/14 इंटू हाफ कितना किसको मिला, ए को, और फिर सी को भी कितना मिला 4/14 इंटू हाफ। अब यहां पर जो कैलकुलेशन करने के बाद जो फिगर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है इसमें सभी को? एक बार इसको फिर से देख लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है। इसमें भी हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया था क्या? नहीं, यहां पर ठीक था। यहां पर भी कौन रिटायर हुआ था, बी, तो बी कितना छोड़ के जा रहा है, 2/3 छोड़ के जा रहा है, और कितना हिस्सा दे रहा है ए को, तो 2/3 यहां पर दिया, और सी को कितना दिया, अपना हिस्सा में से 1/3 सी को दिया। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 10/15 यहां पर सही है। क्लियर यहां तक सभी को? गेनिंग समझ रहे हैं ना, गेनिंग यहां पर सिर्फ गेनिंग में ही प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को सबसे ज्यादा, अगर गेनिंग समझ गए। इसमें सीधा सा देखिए कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है उसके पास कितना शेयर्स है, जितना उसके पास शेयर्स होगा उसी में से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको दिया जाएगा। तो कभी कभी प्रश्न में दिया रह सकता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है अपना शेयर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर को कितना कितना दे रहा है। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि एक बी ए को हाफ दे रहा है, तो जितना इसके पास शेयर्स कितना है, बी के पास 4/14 है, इसका हाफ दे रहा है ए को, सी को भी दे रहा है, तो बी का शेयर कितना है 4/14, हाफ दे रहा है सी को। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9:5 के रेशियो में आएगा, तो इसका फाइनल आंसर न्यू रेशियो कितना होगा, ए और सी का जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे 9/5। अब यही कभी कभी प्रश्न में नहीं दिया रहेगा कि गेन कितना कर रहा है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि हाफ हाफ गेन कर रहा है, यहां पर नहीं लिखा हुआ था, तो हमने यहां पर एक रूल लिखवा दिया, इसलिए कि अगर नहीं दिया हुआ है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर्स कितना कितना एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलेगा, तो ये मान लेना है कि जो ओल्ड शेयर होगा, ओल्ड रेशियो, वही गेनिंग रेशियो होगा। तो इसलिए देखिए यहां पर बी छोड़ के जा रहा था 2/5, इसमें से 2/3 ए को मिला, और जो 2/5 छोड़ के जा रहा था बी, उसमें से 1/3 सी को मिला। फाइनली आपका पूरा कंप्लीट होता है न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने का मेथड। अब इसे अगला है, इसमें कोई डाउट नहीं ना, अगर किसी को होगा तो पूछ लीजिएगा। अगला है आपका, अब पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसका पेमेंट के रिगार्डिंग।
जब पार्टनर रिटायर होता है तो दो तरह से उसको रिटायर हम लोग करते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं। जैसे पार्टनर का रिटायरमेंट, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी यहां पर रिटायर हो रहा है तो बी का पेमेंट करना होगा, जो इसका सेल्स है उसका पेमेंट होगा। तो पेमेंट दो तरह से हो सकता है। दो तरह से हो सकता है, या तो इसको लमसम पूरा देकर विदा कर दीजिए। लमसम मान लीजिए इसका 20 लाख निकल रहा था, 20 लाख दिए, पैसा वो चल दिया। दूसरा केस ये हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में इसको देंगे, अभी फर्म के पास पैसे नहीं है, इंस्टॉलमेंट में देंगे। तीसरा ये भी होता है कभी कभी कि जो बी का अमाउंट पेंडिंग रह गया कंपनी के पास, जो या तो रिटायर हो रहा था या फिर डेथ हो गया उसका, तो वो पैसा लोन के अगेंस्ट, लोन पार्टनर्स लोन के रूप में जाना जाएगा। पार्टनर लोन मतलब कि इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, ड्यू अमाउंट है, इसमें कुछ अमाउंट जैसे कि मान लीजिए 20 लाख को ही मानते हैं, 20 लाख जो है वो लोन अमाउंट के रूप में कंसीडर हो गया। इसमें कभी कभी ये भी होता है कि 20 लाख में 10 लाख लोन के अगेंस्ट में पार्टनर्स लोन के रूप में हो गया और 10 लाख का पेमेंट कर दिए। और कभी कभी ये भी, बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं। कभी कभी ये हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में देते जा रहे हैं बाकी के अमाउंट, और वो पार्टनर्स लोन के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो पार्टनर्स लोन के रूप में कंसीडर होगा तो मतलब कि क्या होगा, उस पर कंपनी मतलब फर्म अब इंटरेस्ट देगी, इसलिए पार्टनर्स लोन के रूप में कंसीडर करते हैं। आपको पता होगा कि रूल के अनुसार अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% तब भी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है। तो ये सारे इसके मेथड हो सकते हैं, जो रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो गया पार्टनर का उसको। अब यहां पर डेथ हो जाएगा तो ये पेमेंट किसको मिलेगा, तो उसके लीगल हेयर को, या फिर जो उसके नॉमिनी होते हैं, या फिर जो लीगल हेयर है उसको मिलेगा। तो वही चीज यहां पर है, देखिए लमसम, लमसम मतलब कि सीधा सा एक फुल अमाउंट हो गया और बैंक में क्रेडिट कर दिया जाता है। दूसरा हो सकता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में इसमें डिक्रीजिंग पेमेंट मेथड हो सकता है या फिर इक्वल पेमेंट मेथड हो सकता है। इक्वल पेमेंट मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि 20 लाख बाकी है तो हम बोल देंगे कि 5 साल में हर एक महीना इतना इतना आपको मिलता रहेगा, इक्वल रहेगा वो। और डिक्रीजिंग मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 20 लाख बाकी था तो उसमें से पहले साल 10 लाख दे दिया, फिर 5 लाख 1 लाख करके ये सारे पेमेंट करते जा रहे हैं, ये उस तरह का हुआ। हाँ ध्यान रखिएगा इसमें इंटरेस्ट भी दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए तय हुआ फाइनल करके कि 31 अगस्त तक जो फर्म में रिटायरिंग पार्टनर रहा उस दिन तक उसका फुल एंड फाइनल जो अमाउंट हुआ 20 लाख हुआ। अगर एक दिन दे दिया सारा पेमेंट, अगर फर्म ने एक साथ दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए बाद में देता है या फिर कुछ 10 लाख दे दिया, 10 लाख बाद में देता है, तो वैसी परिस्थिति में मान लीजिए 2 महीने बाद 10 लाख देता है या फिर 20 लाख 2 महीने बाद देता है, साल भर बाद देता है, तो उतना दिन का इंटरेस्ट भी उस फर्म को देना पड़ेगा। वही चीज यहां पर है पार्टनर इंटरेस्ट। अब मान लीजिए 10 लाख बचा, 1 साल बाद दे रहा है, तो 10 लाख का प्लस इंटरेस्ट अमाउंट फर्म को देना पड़ेगा। और अब बोलिएगा सर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट है उसके आधार पर होगा, और अगर नहीं है तो पार्टनर्स लोन के जैसा इसको ट्रीट किया जाएगा और 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। क्लियर है? यहां पर ये नहीं, अपना मेथड नहीं लगाइएगा कि उसको कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जैसे कि यहां पर हमने एग्जांपल दे रहे थे, लमसम में मान लीजिए 10 लाख दे दिया गया, 20 लाख में 10 लाख ड्यू है, ये 10 लाख ड्यू हुआ तो ये पार्टनर्स लोन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। पार्टनर्स लोन अगर डीड में मेंशन है कि इस पर मान लीजिए ये 1 साल बाद दिया जाता है, 1 साल बाद, तो अगर डीड में मेंशन है तो उसी के रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर मिलेगा। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो आपको पता है कि पार्टनर्स लोन के लिए 6% पर
दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में। तो 1 साल बाद 10 लाख प्लस 6% इस पर, दोनों अमाउंट जितना होगा वो पूरा पेमेंट करना होगा हमको, उस पार्टनर को या फिर उसके लीगल हेयर को। क्लियर है? तो उसमें उतना ही था, उसमें और कुछ नहीं करना था। अब अगला है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ब्लैक बोर्ड का कलर, ओके। अच्छा, आज इसमें देखिए, अब अगले क्लास में इसका कलर चेंज होगा। अभी एक्चुअली ये पीपीटी जो बनाया गया है वो इसी कलर में है, इसीलिए ही दिख रहा है। सरस्वती पूजा को लेकर बहुत ज्यादा इधर शोर शराबा है। अच्छा, चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ज्यादा इधर शोर वगैरह हो रहा है, फिर डिस्टर्ब होता है। तो अब इसके आगे हम लोग जीएलपी से ही स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, बस एक जीएलपी और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बस 2 टॉपिक बचा हुआ है। मतलब कल ये क्लास खत्म हो जाएगा, कल ये क्लास खत्म हो जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, मतलब कल के बाद जो टाइमिंग है सेशन का, उस सेशन में हम लोग मिलते हैं। आज हम लोग यहीं पर सेशन को एंड करते हैं।